गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम, ठीक है ना। इसमें जो आज हमारी जो न्यू थ्योरम है वो है अधिकतम शक्ति संचरण। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर प्रमेय, ठीक है। जो हमारी नई थ्योरम है वो है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। इसका जो कथन है, कथन क्या है लिख लो पहले। इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, जब इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा, जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, ठीक है ना। इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा या लोड की प्रतिबाधा, ठीक है ना, तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा संयुग्मी, ठीक है ना, संयुग्मी कॉन्जुगेट होती है तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है ना। कथन क्या कह रहा है वापस देखना कि इसके अनुसार जब किसी परिपथ में लोड की प्रतिबाधा या लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा संयुग्मी कॉन्जुगेट होती है, ठीक है ना, संयुग्मी कॉन्जुगेट होती है। संयुग्मी कॉन्जुगेट का मतलब अभी हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। संयुग्मी कॉन्जुगेट होती है तो स्रोत से, ठीक है ना, लोड को संचरित होने वाली जो शक्ति है वो क्या होगी, अधिकतम। लोड स्रोत से लोड को संचरित शक्ति अधिकतम होती है, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, बार बार नाम याद रखना, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, ठीक है। तो ये कथन देख लिया, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना और जो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये एक स्रोत है आपका, इसको हम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रतिबाधा है, इसको हम जेड इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, ठीक है। और ये है
लोड प्रतिबाधा ZL, ठीक है। तो जो स्रोत क्या कहना चाह रहा है, पहले तो वो देखिए कि संयुग्मी होने चाहिए, ये लोड है, ठीक है ना। तो वहां पे बोला था कि लोड की प्रतिबाधा ZL। तो देखिए जो प्रतिबाधा होती है, ठीक है, उस प्रतिबाधा को हम किससे लिखते हैं, एक तो प्रतिरोध से प्लस दूसरा XL, ठीक है ना। जो X है ये प्रतिघात कहलाती है, अर्थात प्रतिघात का मतलब क्या होती है, जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिघात, ठीक है ना। तो जो ZL होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रतिरोध प्लस आयोडा X, ठीक है ना, प्रतिघात। तो ये है प्रतिघात। तो एक तो ये हो गया लोड की प्रतिबाधा, और ये Z इक्विवेलेंट देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, R इक्विवेलेंट प्लस आयोडा X इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हो गया Z इक्विवेलेंट। तो ये Z इक्विवेलेंट क्या है, ये जो E इक्विवेलेंट है, ये जो स्रोत है, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा के रूप में यहाँ पे Z इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये जो सर्किट हमने बनाया है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये जो सर्किट हमने बनाया है ये द्विटर्मिनल नेटवर्क है, ठीक है ना। इसको हमने बनाया है, ये द्विटर्मिनल नेटवर्क है। द्विटर्मिनल नेटवर्क क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ दो टर्मिनल खुले होते हैं, ठीक है। तो इनके मध्य जो बीच में लग रहा है वो ये ZL लोड प्रतिरोध है, ठीक है ना। ये लोड प्रतिबाधा है, ये A और ये B टर्मिनल, यहाँ पे मान लो A और ये B टर्मिनल, ठीक है, ये लोड प्रतिबाधा। और ये जो है सक्रिय जाल है, सक्रिय द्विटर्मिनल जाल है, ठीक है ना। सक्रिय द्विटर्मिनल जाल है। सक्रिय का मतलब कि इसके अंदर जो स्रोत है, बैटरियां हैं वो लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे जाल को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय द्विटर्मिनल जाल। तो इस जाल को हमने थेवेनिन प्रमेय की सहायता से, ठीक है ना, इस जाल को थेवेनिन जो सिद्धांत है, थेवेनिन प्रमेय है, जो हम ऑलरेडी इसकी स्टडी कर चुके हैं, तो वो वहां पे देखना। इस थेवेनिन प्रमेय की सहायता से हमने इस जाल को इस परिपथ में कन्वर्ट कर लिया है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और एक Z इक्विवेलेंट प्रतिबाधा है जो कि इसके श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो अब हम इस सोर्स से जो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमने क्या माना, ठीक है ना, यहाँ पे हम गैस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये जो सर्किट हमने E इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट ये बनाया है वो कैसे बनाया है। तो एक सक्रिय द्विटर्मिनल जाल था आपका, ठीक है, उसको यूज करके इससे थेवेनिन प्रमेय के द्वारा इस जाल को हमने एक सिंपल सर्किट में चेंज कर लिया, ठीक है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना, और उसकी जो आंतरिक प्रतिबाधा है Z इक्विवेलेंट है, ठीक है, और ये ZL है वो लोड प्रतिरोध है, ठीक है। तो अधिकतम शक्ति संचरण के को प्रूव करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि जो Z इक्विवेलेंट है, Z इक्विवेलेंट जो प्रतिबाधा है वो ये है, R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा X इक्विवेलेंट, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट वापस बता रहा हूँ, ये क्या है, प्रतिरोध है, और ये प्रतिघात है। प्रतिघात का मतलब ये या तो कैपेसिटर की प्रतिबाधा है, ठीक है ना, प्रतिबाधा या प्रतिरोध है, या फिर जो इंडक्टर होता है आपका, जो कुंडली होती है, परिनलिका होती है, ठीक है, उसका प्रतिरोध है, ठीक है। ऐसे ही ZL को हम ये मान लिया ZL प्लस आयोटा XL, ठीक है। ये ZL में यहाँ पे लगे हुए हैं प्रतिरोध, ये प्रतिरोध कैपेसिटर इंडक्टर सारे लगे हुए हैं इसके अंदर,
और इसके बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है, ठीक है ना, ये तो माना, और जो सिद्ध क्या करना है ये भी पता होना चाहिए कि हम आगे करने क्या जा रहे हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि जो जेड इक्विवेलेंट है या जो जेड एल है, ठीक है ना, जेड एल हमने क्या बोला था कथन के अंदर। अब सुनिए उस कथन को कि लोड की प्रतिबाधा तथा स्रोत की प्रतिबाधा, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा वो क्या होनी चाहिए, संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, देखिए आपके ऊपर आपके पास कोई भी दो नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, ये कोई भी आपका नंबर है u नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, तो इसका संयुग्मी v इक्वल टू हम मान रहे हैं a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो यहाँ पे u का संयुग्मी v है या v का संयुग्मी u है, मतलब ये दोनों जोड़े में रहेंगे, ठीक है ना। ये a प्लस आयोटा b है, तो हम यदि v इस u का संयुग्मी है तो हम डायरेक्ट आंख मीच के ये बता सकते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी, a माइनस आयोटा b। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साइन है, ठीक है ना, इन साइन में परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता, और दोनों इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो लोड की प्रतिबाधा जेड एल है वो संयुग्मी होनी चाहिए किसकी, स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध की, या सॉरी स्रोत के आंतरिक प्रतिबाधा की। इसका मतलब जेड एल है, ये जेड एल की वैल्यू आर एल प्लस आयोटा एक्स एल है। तो जेड एल इस यदि जेड इक्विवेलेंट इसका संयुग्मी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, सिर्फ माइनस माइनस, ठीक है ना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा संयुग्मी में। तो ये आर इक्विवेलेंट, ये प्लस ये आएगा एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, लेकिन अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में जेड एल क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट माइनस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है ये, ठीक है। इस पोजीशन में देखिए, एक तो ये, दूसरा इस पोजीशन के अंदर जब ये अधिकतम शक्ति संचरण की सिद्ध करना है, ठीक ना, लिख लेना यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो, अधिकतम शक्ति संचरण की, अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में, ठीक है, जेड इक्वल टू आर इक्विवेलेंट माइनस आयोटा एक्सएल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे और इससे यदि हम कंपेरिजन करते हैं तो क्या होना चाहिए, जो x इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, ये क्या है माइनस एक्सएल, या ऐसे बोल दो कि एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। और दूसरा जो आर इक्विवेलेंट आर एल, तो आर एल है वो आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, ठीक है। ये यदि हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये हम ये प्रूव कर देंगे कि इस स्थिति के अंदर जब आर एल इक्वल टू आर इक्विवेलेंट है और एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट है, तो जेड एल इक्वल टू आर इक्विवेलेंट माइनस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट होगा, जिससे इस अवस्था में, इस परिपथ में, ठीक है ना, इस लोड पर अधिकतम शक्ति संचरण होगी, ठीक है ना, क्या होगी, अधिकतम शक्ति संचरण होगी। ओके, तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए माना, ठीक है, ये निकालने के लिए अब क्या कर रहे हैं हम कि माना वापस से ये तो ये है माना परिपथ से धारा आई प्रवाहित, परिपथ से धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो देखिए क्या आएगा,
आई आई इसमें भी करंट आई फ्लो हो रही है, तो क्या होगा ये सर्किट, ठीक है, ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, ठीक है। इस सर्किट से आप लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे जो अभी हमने Z इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली थी R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा X इक्विवेलेंट, ये वैल्यू हमने मानी थी, ठीक है, प्लस RL प्लस आयोटा XL, ठीक है। ये ऑलरेडी हम मान चुके हैं, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। इसको ये तो करंट आई आ गई, ओके, ये करंट आपकी आई आ गई इस परिपथ के अंदर। तो अब शक्ति, ठीक है ना, तो करता है लोड, ठीक ना, लोड से संचरित शक्ति P क्या होगा, देखिए शक्ति जो निकालते हैं वो हमेशा ये होती है I² RL, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा I² की वैल्यू ये है, I की वैल्यू ये है, तो I² मतलब इसका स्क्वायर और ये टोटल का स्क्वायर, तो E इक्विवेलेंट का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो E इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये RL, ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा X इक्विवेलेंट प्लस RL प्लस आयोटा XL का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए आगे यहाँ पे P, ये P है, तो ये P, इसको सोल्व करो नीचे वाली क्वांटिटी को, तो नीचे वाली क्वांटिटी को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो R इक्विवेलेंट और RL हम दोनों को साथ ले सकते हैं, ठीक है ना, और प्लस यहाँ से I है और यहाँ से भी आइटा है, ठीक है ना, ये आइटा है, ये आइटा है, आइटा आइटा को हम लेंगे तो ये X इक्विवेलेंट प्लस XL ये लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू P इक्विवेलेंट स्क्वायर RL, पहले मैं ये अंदर वाली क्वांटिटी को ये RL प्लस R इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, RL प्लस R इक्विवेलेंट प्लस ये आइटा को कॉमन लिया, ये आइटा को कॉमन लिया, तो ये XL प्लस X इक्विवेलेंट और इसका होल स्क्वायर। अब इसको देखो, ये सोल्व करो, सोल्व करोगे तो आप ये जानते हो कि x इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, x इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर कैसे खुलता है, ए प्लस आयोटा बी का स्टार और ए प्लस आयोटा बी का स्टार। इस स्टार का मतलब क्या होता है, ए, ये जो आयोटा वाली संख्या होती है, आयोटा के पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, बी और ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ से ये बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ये माइनस, ठीक है ना, और माइनस आई, ये माइनस और ये माइनस, तो ये आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर, ये माइनस है, आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो माइनस बनाता है, तो ये प्लस, तो बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, P इक्वल टू E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई RL, ये हो गया RL प्लस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ये हो गया प्लस और XL प्लस
एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको मिली यहां से। तो यहां पे देखिए अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जो कंडीशन है, ठीक है ना, चूंकि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए यहाँ पे अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि जो एक्सएल प्लस एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ये वाली जो टर्म है, ठीक है ना, ये क्या होनी चाहिए, जीरो। ये यदि टर्म जीरो होगी तो लोड से स्रोत के द्वारा अधिकतम शक्ति का संचरण होगा। वो क्यों होगा, देखिए इसका मतलब क्या है कि एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। एक ये ही शर्त हमने जब कथन लिखा था तो सिद्ध करने के लिए हमने एक ये प्रूव करने के लिए बोला था एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना, पीछे करके देख सकते हो आप। तो ये एक भी सिद्ध हो गया कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जो लोड की प्रतिघात, ठीक है ना, तथा ये जो है स्रोत का आंतरिक प्रतिघात, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिघात क्या होना चाहिए, संयुग्मी होना चाहिए। वापस बता रहा हूं कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए लोड का प्रतिघात, ठीक है ना, इसको हम प्रतिघात बोलते हैं, लोड का प्रतिघात तथा आंतरिक स्रोत के आंतरिक बाधा का प्रतिघात, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, संयुग्मी होना चाहिए, अर्थात एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका जो दूसरा मतलब है वो क्या है, यदि वो पहले समझने में थोड़ा डिफिकल्ट रहा तो दूसरा मतलब क्या है कि देखिए ये जो आपका सर्किट है, ठीक है ना, तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए पहली चीज ने जो कंडीशन बताई वो क्या है कि यहाँ पे यदि आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे यदि कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ पे लोड में क्या लगा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे कैपेसिटर, तो यहाँ पे प्रेरकत्व लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ होना चाहिए। और यदि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ होना चाहिए, कैपेसिटर लगा रहना चाहिए, ठीक है। तो यदि ये पोजीशन होती है, ये जो बताना चाह रहा है वो इस कंडीशन को बताना चाह रहा है, यदि ये पोजीशन होती है तो परिपथ से अधिकतम शक्ति का संचरण होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको यदि लिखना चाहो तो लिख लो, अर्थात परिपथ में एक्स एल, परिपथ में एक्स एल, इसको आप बोल दो एक्स एल या प्रेरकत्वीय, ठीक है ना, इसको नाम दे दो प्रेरकत्वीय, ठीक है, तथा एक्स इक्विवेलेंट
या ये नाम भी ना दो तो आप डायरेक्ट ये लिख दो आप, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक ना, इस चीज से। अर्थात परिपथ में x है तथा x इक्विवेलेंट से युग्मी संयुग्मी होते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज यूज करो, ठीक है ना, संयुग्मी होते हैं। XL इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट, XL इक्वल टू एक्स इक्विवेलेंट संयुग्मी होते हैं, ठीक है। अतः देखिए ये वैल्यू इस यहाँ पे पुट कर कीजिए, अतः P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल अपॉन E इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल अपॉन ये वैल्यू यहाँ पे XL प्लस एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है, XL प्लस एक्स इक्विवेलेंट इक्वल टू 0, तो बच क्या गया RL प्लस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जो हमने पहली जो कंडीशन लगाई वो ये है। पहली कंडीशन ये क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो कुल प्रतिघात है, इसको प्रतिघात बोलते हैं, कुल प्रतिघात का मान 0 होता है, ठीक ना। अधिक शक्ति संचरण के लिए XL प्लस एक्स इक्विवेलेंट इक्वल टू 0, कुल प्रतिघात का मान 0 होता है। ये परिपथ की टोटल प्रतिघात है, ठीक है ना। तो ये P इक्वल टू इक्विवेलेंट स्क्वायर RL, RL प्लस R इक्विवेलेंट स्क्वायर। तो अब देखो अधिकतम शक्ति कितनी संचरित होगी, अधिकतम शक्ति कितनी संचरित होगी, उसके लिए देखो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है, ठीक है, R इक्विवेलेंट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो RL है उसको हम वेरी कर देते हैं। तो RL को वेरी करेंगे तो हम ये देखते हैं कि RL को वेरी करने पर RL के किस मान के लिए, ठीक है ना, RL के किस मान के लिए परिपथ से शक्ति का अधिकतम संचरण होता है। तो देखिए अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, ठीक है, ये क्या होता है dp अपॉन RL इक्वल टू 0, ठीक है ना। अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या होगा, dp अपॉन DRL इक्वल टू 0, अर्थात जो फर्स्ट डेरिवेटिव है p का, ठीक है ना, पावर का, वो क्या होगा 0 होना चाहिए। तो कीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, dp अपॉन RL, dp अपॉन RL, तो इसके सापेक्ष इसका इंटीग्रल सॉरी डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये हो जाएगा। चलो इसको एक बार ये लिख लो, RL d अपॉन DRL, और ये वाली टर्म आ गई, और फिर इसको ये जो टर्म है RL प्लस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करो तो क्या मिलेगा, R के सापेक्ष ये दो टर्म हो गई, तो पहले इस टर्म को कर लो, तो E इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये RL का 1 हो गया, ठीक है, और ये ऐसे कैसे आ गया RL प्लस R इक्विवेलेंट, ये इक्वल टू 0 होता है, dp अपॉन DRL इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, 0 लगा दो, तो इक्विवेलेंट RL प्लस R इक्विवेलेंट ये स्क्वायर, ये माइनस सॉरी ये बढ़ते हुए था यहाँ पे ऊपर आया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, इक्विवेलेंट का स्क्वायर RL, और इसका करोगे तो ये -2 तो 1 हो गया, -2 तो इधर आ गया, ठीक है, और ये RL प्लस R इक्विवेलेंट -1
ठीक है, और मल्टीप्लाई आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट का मान 0 हो गया, आर एल का मान 1 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो और ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से देखिए ये -2 है, ई इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ई इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये माइनस 2 ई इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल, ठीक है, और आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट -1, तो ये 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू की आपको सिंपल सा क्या करना है, आर एल के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करना है, 0 करके आर एल की वैल्यू निकालनी है। तो आर एल की वैल्यू निकालने के लिए अप्लाई किया, तो ये -1 और सॉरी ये -2 और ये -1, ये -3 हो गया, तो ये यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, P इक्वल टू सॉरी ई इक्विवेलेंट, यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लो, आर एन प्लस आर इक्विवेलेंट का क्यूब, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर, आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये एक बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये 2 ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर एल इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पे बचा ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर, यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे बचा आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट -2 आर एल इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको, देखो आर एल से आर एल कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 है तो ये 1 हो गया, और ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट स्क्वायर आर इक्विवेलेंट -आर एल इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट नॉट इक्वल टू 0, ये तो बैटरी का सोर्स है, ठीक है ना, बैटरी की वोल्टता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आर इक्विवेलेंट -आर एल इक्वल टू 0, और आर एल इक्वल टू आर एल इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, जो सेकेंड टर्म जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे वो ये है कि आर एल इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ठीक है ना, अतः ये यहाँ पे लिख दो, अतः अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जो एक्स एल की वैल्यू थी, क्या थी, आर एल प्लस आई का एक्स एल। ठीक है, तो यहाँ पे आर एल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आर एल की वैल्यू यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, और ये आई का, ठीक है ना, एक्स एल की वैल्यू हमने निकाली थी -x इक्विवेलेंट, तो ये प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट। ठीक है, लिख दो, अतः
अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में लोड की प्रतिबाधा एक्सल व स्रोत की प्रतिबाधा, स्रोत की ये आंतरिक प्रतिबाधा की बात कर रहा है ये, आंतरिक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट एक दूसरे की सहयुग्मी होती है, एक दूसरे की सहयुग्मी होती है। ठीक है, तो इस पोजीशन के अंदर अधिकतम शक्ति संचरण कितना होगा? ठीक है ना, इस स्थिति में अधिकतम शक्ति संचरण क्या होगा? तो अधिकतम शक्ति संचरण की वैल्यू क्या होगी? अतः परिपथ में अधिकतम शक्ति संचरण का मान होगा, क्या होगा? P इक्वल टू E इक्विवेलेंट स्क्वायर RL, ठीक है, RL प्लस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर ये था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये कंडीशन निकाली थी RL इक्वल टू R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? R इक्वल टू E इक्विवेलेंट स्क्वायर RL अपॉन RL प्लस R इक्विवेलेंट किसके? RL के इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 2RL का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको और सोल्व किया तो ये क्या हो गया? 4RL का स्क्वायर हो गया, ये RL से RL कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लास्ट के अंदर? E इक्विवेलेंट अपॉन 4RL। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है अधिकतम शक्ति संचरण की, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, वो वैल्यू क्या है? P मैक्सिमम इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन 4RL। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है प्रूफ तो ये यहीं पे हो जाती है, एक्सल इक्वल टू R इक्विवेलेंट माइनस आइटा एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है, और अधिकतम जो शक्ति संचरण का मान है वो वैल्यू P मैक्सिमम इक्वल टू E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4RL की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब परिपथ के अंदर सिर्फ प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध होता है, तो उस पोजीशन के अंदर परिपथ में शक्ति का अधिकतम संचरण होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको एक बार पुनः देखना तो आपको ये और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसमें इसकी एक जो उपप्रमेय है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसलिए इसमें इतना ही, धन्यवाद।